नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य का अंतर्गत आज इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट, बिहार टीजीटी, पीजीटी या उत्तर प्रदेश, इन सभी परीक्षाओं में मैं गारंटी लेता हूं कि 2-3 प्रश्न आपको यहां से जरूर दिखाई देंगे परीक्षा हॉल में। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पढ़े या न पढ़े, लेकिन अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध करने का श्रेय किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था या प्रयास किया गया था? ग्रासा दत्त राशि, करमुद्दीन, डॉक्टर गिरियसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर ग्रासा दत्त राशि के द्वारा की गई थी। इनके पुस्तक का नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, इस्तवार द लिटरेचर, ये हिंदुस्तानी रखा गया। क्यों इस तरह के नाम आपको सुनने को मिल रहा है? क्योंकि यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई पुस्तक थी और पहला पुस्तक थे, पहला इतिहासकार है हिंदी के जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का श्रेय प्राप्त किए हैं। इनके द्वारा 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, पर अंग्रेजी के वर्ण अनुक्रम के पद्धति पर इन्होंने इस कवियों को उल्लेख किए हैं। इनके द्वारा लगभग 72 कवि जो हैं लेखक हिंदी के जिक्र किया गया है। बाकी 738 जो हैं हमने बताया हूँ, इसमें हिंदी और अंग्रेजी का सभी का वर्णन किया गया है। इन्हीं का एक ट्रांसलेट किया गया था। इनका पुस्तक जो था, जो 1952 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1952 ईस्वी में आई थी। उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लक्ष्मी सागर विश्नोई द्वारा अनुवाद किया गया था। ठीक है। और इस पुस्तक का अनुवाद के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक 1952 में प्रकाशित हुई थी। यह आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने काल और नामांकन का कोई प्रयास नहीं किया है। कभी पूछेगा कि क्या काल और नामांकन का प्रयास किए थे, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। यदि हाँ देते हैं तो गलत हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और इतने चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात यह भी ध्यान रखेंगे कि इनका संस्करण जो था 1839 ईस्वी में आया था। उसके बाद 2 भाग, पहला 1839 में और दूसरा 1847 में, और तीसरा जो संस्करण आई थी 1871 ईस्वी में। इसीलिए बार बार मैं रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ से आप गड़बड़ाएंगे नहीं, और हमेशा हर एग्जाम में पूछ ही देता है। सेकंड है, ग्रासा दत्त राशि के ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ए हिंदुस्तान, बी है इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, सी है ताजकीरा ये सूरा ये हिंदी, डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास जो है ना, ये लक्ष्मी सागर विश्नोई के द्वारा, ठीक है, लिखी गई थी। कौन सा पुस्तक को? इसको इस्तवार द लिटरेचर का अनुवाद किया गया था। कब? 1952 ईस्वी में किया गया था। यह ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका पुस्तक का नाम था इस्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का, हिंदुई का अर्थ होता है हिंदी। क्या होता है? हिंदी। और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तान। इन चीज़ों को आपको भूलना नहीं है यहाँ से। थर्ड है, इस्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। आप ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी पद्धति पर आधारित था, वर्ण अनुक्रम पद्धति पर आधारित था, पर फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। तबाक सूरा के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह अल्लाह खान, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करमुद्दीन। तो यहाँ पे ताजकुरा ये सूरा भी कहीं लिखाई देगा आपको। ठीक है। 4 है, तबाक सूरा के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह अल्लाह खान, बी है अमीर खुसरो, सी नूर मोहम्मद, डी मौलवी करमुद्दीन। तो ताजकीरा ये सूरा भी आपको कहीं दिखाई देगा। इसके नाम 2 हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसका जो मेन लेखक का नाम था वो मौलवी करमुद्दीन थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मौलवी करमुद्दीन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक था, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखना यहाँ से, इन्होंने 1004 कवियों का वर्णन किए हैं मौलवी करमुद्दीन ने। ठीक है।
और इसके लिए 62 कवि जो है से हिंदी से संबंधित है। कितने? 62 कवि मात्र हिंदी से संबंधित रखे हैं। और इस ग्रंथ का सर्वप्रथम काल का ध्यान रखा गया था। क्या चीज? सर्वप्रथम काल का, ठीक है, समय का ध्यान रखा गया था। इसके ताबक सूरा भी कहा जाता है, इसलिए आप सभी लोग इन बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का ताजकिरा कहा गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द लिटरेचर इंदुई ये हिंदुस्तानी, सी है ताजकिरा ये सूरा हिंदी, डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास में हिंदी शायरी का ताजकिरा किसे कहा गया है? आपका क्वेश्चन का आंसर सटीक होना चाहिए। इससे पहले भी बताए थे, ताजकिरा ये सूरा हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मौलवी करमुद्दीन के द्वारा कब? 1848 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक थी। 6 है, हिंदी साहित्य का नींव का पत्थर किसे माना गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी है शिव सी सरोज, डी है मिस्र विनोद को। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मील का पत्थर किसे माना गया है? आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया है। ऑप्शन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देंगे। क्यों? देखिए, मील का पत्थर इसलिए, नींव का पत्थर कहीं पर मिलेगा तो कहीं पे मील का पत्थर दिखाई देगा। इसे मानने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। क्योंकि मील का पत्थर इसलिए, नींव का पत्थर इसलिए रखा गया, माना गया है क्योंकि यहीं से हिंदी साहित्य को बहुत चीज़ों का, मूलभूत चीज़ों को प्राप्त हुआ है साहित्यकारों को, इसीलिए इसे नींव का पत्थर रखा गया, माना गया है। संपूर्ण ग्रंथ कितने अध्याय में थे? तो प्रारंभी में 11 अध्याय थे, ठीक है, और उसके बाद फिर 12 अध्याय हो जाते हैं। कौन? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, यह आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद इसमें 952 कवियों का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम ग्रियर्सन महोदय ने ही भक्ति काल को, ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया था? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कह करके पुकारे थे। कब? 16वीं और 17वीं शताब्दी को, ठीक है, यह भक्ति काल का समय था। इन्होंने स्वर्ण युग कहा था। किनके द्वारा? तो ग्रियर्सन महोदय के द्वारा। इसके बाद सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्रीय निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास के संस्कृत और पाली, प्राकृतिक और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को पृथक किया था। 5 भाषा को इन्होंने अलग किया था। इसमें देखिए, संस्कृत भी था भारत में, पाली भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी, अरबी भाषा थी, और इन सभी को मिश्रण करके, ठीक है, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी इस्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी, वो सबको मिला करके लिख दिए थे। पर ग्रियर्सन महोदय ने क्या किए थे? सब चीज़ को अलग करके द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान जो प्रकाशन किया गया था ग्रंथ, इसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी थी। 7 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी हिंदी साहित्य के इतिहास, डी है शिव सी सरोज। तो किसे प्रथम माना गया है? तो ध्यान रखेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया है। इससे पहले इस्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ तो लिखी गई थी, पर सच्चे अर्थों में इसे नहीं माना गया है। 8 है, हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह कौन है? ग्रासा दत्त राशि, शिव सी सिंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है ग्रियर्सन। तो हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह मतलब संग्रह किया गया है, किसमें किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, शिव सी सिंगर में किया गया था। 9 है, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? ग्रासा दत्त राशि, शिव सी सिंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या ग्रियर्सन महोदय ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो था वह ग्रियर्सन महोदय ने ही किए थे। 3 चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया। क्या क्या चीज़ का? काल विभाजन का, प्रवृत्ति निरूपण का और मूल्यांकन का।
तो यहाँ पे देखिए ग्रियर्सन द्वारा, ठीक है, किया गया था, पर ग्रासा द त्रासी के द्वारा जो किताब ग्रंथ लिखी गई थी, इनके द्वारा ऐसा चीज़ों को जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा दोष क्या पाया गया था, इसमें काल विभाजन नामांकन का कोई ही प्रयास नहीं किया गया था, कोई कहीं किसी चीज़ को देखने को नहीं मिली थी। तो ये बहुत बड़ा इनकी कमी पाई गई थी ग्रासा द त्रासी के द्वारा। 10 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत साहित्य का इतिहास, डी है डॉक्टर गणपति चंद्र हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो 1888 ईस्वी में ग्रासा द त्रासी के द्वारा नहीं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर या ग्रियर्सन के द्वारा निकाली गई पुस्तक थी, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में छपी थी। यह ध्यान रखेंगे कितने भागों में, तो प्रथम शुरुआत में 11 अध्याय थे और बाद में फिर इसे 12 बना दिया गया था, एक जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से टोटल 12, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस पुस्तक को नींव का पत्थर भी माना गया है, किसे? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। 11 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, किशोरी लाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर विश्नोई। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसने माना है? आपने तो पढ़ा है कि है, पर किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे किशोरी लाल गुप्त के द्वारा। 12 है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? एक और क्वेश्चन जटिल आ गया आपके सामने। इससे पहले था कि मील का पत्थर, नींव का पत्थर किसे माना गया है, अब यहाँ आ गया कि प्रस्थान बिंदु। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, मिश्र विनोद को, शिव सी सरोज को हिंदी साहित्य का इतिहास। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को अर्थात प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? तो शिव सी सरोज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, शिव सी सरोज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? तो शिव सी सिंगर लिखा गया था। ठीक है, शिव सी सिंगर नाम करके एक पुस्तक लिखी गई थी, तो इसी को इन्होंने नाम दिया था प्रस्थान बिंदु, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने का मुख्य कारण यही पुस्तक थी। इसमें 838 कवियों का जिक्र किया गया था और उत्तरार्ध में लगभग 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, और वर्ण क्रम पद्धति का प्रयोग पहली बार इसमें किया गया था, और काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया था। ठीक है, वर्ण क्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, पर काल विभाजन का और एवं नामांकन का प्रयास नहीं किया गया है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी माना गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। 13 है ग्रियर्सन ने अपने साहित्य ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? इश्तेबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, मिश्र विनोद से, शिव सी सरोज से, या ताजकिरा ये सूरा से? किससे ग्रियर्सन महोदय? ठीक है, किस ग्रंथ से लिया गया था? यहाँ पे डॉक्टर ग्रियर्सन हो जाएगा, ग्रीस लिखा गया है, आप सुधार लेंगे। तो किसके द्वारा इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना किए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शिव सी सरोज जो था, ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से अपने ग्रंथ में सर्वाधिक सहायता लिए थे। और शिव सी सरोज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिव सी सेंगर के द्वारा। कब? 1883 ईस्वी में लिखी गई थी, और नवल प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। 14 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितना है? 952, 1692, 750। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 952 कवियों का जिक्र किया गया था। 15 है हिंदी के विधायवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन है, यह कथन किनका है? ग्रासा द त्रासी का, प्रोफेसर ललिन विलोचन शर्मा का, सी है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी है नामवर सी का। तो यह कथन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा यह कहा गया है। 16 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनों का सृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन पाया, क्योंकि शिव सी सरोज के आधार पर लिखा गया है।
इसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारित नहीं है। सी है उसने व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं। डी है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो है यह अध्ययनों के दृष्टि से मुख्य केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन पाया, ये आपसे जिक्र कर रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो क्योंकि हिंदी साहित्य हिंदी में चाहिए था, पर यह अंग्रेजी भाषा में और वर्ण अनुक्रम भी अंग्रेजी में लिखी गई थी। 17 मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी या कृष्ण बिहारी। मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे। कितना आपको ध्यान रखना है, 3 भाई। इनके नाम से एक मिश्र विनोद नाम करके एक पुस्तक छपी थी। कब? 1913 ईस्वी में छपी थी। और चौथा का प्रकाशन जो था 1913 में 3 भाग आया था। कितना? 3 भाग, ध्यान रखेंगे। चौथा भाग 1934 ईस्वी में आई थी और यह प्रकाशन, ठीक है, तो आपको प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है। लगभग 4591 कवियों का इन्होंने शामिल किया था और गिरियसन अद्यपि काल विभाजन में नामांकन कर चुके थे और व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इसमें संपूर्ण इतिहास में 5 कालखंडों में बांटा है। ये पहले भी हमने बताया था, गिरियसन महोदय के 5 कालखंड थे। 5 कालखंड कौन कौन थे उसे भी आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रयास इन्होंने प्रारंभिक काल कहा था, जो कि पूर्व काल कह करके संबोधित किए थे। उसके बाद सेकेंड को माध्यमिक काल कह करके संबोधित किए थे और थर्ड को अलंकृत काल कहा था और 4 को परिवर्तन काल और 5 के वर्तमान काल कह करके संबोधित किए थे। तो इन्होंने 5 भागों में विभाजित किए थे। 18 है मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास में, हाँ यहाँ पे आंसर जो है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, पर कृष्ण बिहारी नहीं होगा। तीनों, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा नाम सम्मिलित नहीं के बारे में, तो कृष्ण बिहारी आप काट देंगे। 18 है मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने कालों में विभाजित किया था? 5, 4, 3, 2। तो कितने कालों में आपको हमने बताया था कि 5 कालखंडों में बताए हैं अभी जस्ट, ठीक है। तो 5 भाग में इन्होंने विभाजित किए थे। 19 हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सी सेंगर, मिश्र बंधु, वियोगहरि, श्याम सुंदर दास। कौन है हिंदी नवरत्न के लेखक? आपको होना चाहिए आंसर मिश्र बंधु। कभी भी पूछेगा नवरत्न के लेखक कौन है हिंदी नवरत्न के, इसमें 9 कवियों को शामिल किया गया था। 20 पादरी FI कई द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पादरी के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसे पकड़ लेंगे आसानी से। इश्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी, ये तो हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ये भी नहीं हो सकता है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये भी नहीं हो सकता है। तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ध्यान रखेंगे 20 का आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 वियोगी हरि का बजरंग माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिला था? पंडित राधाचरण गोस्वामी से, परमानंद दास से, चित स्वामी से, सूरदास से। क्या क्वेश्चन कर रहा है? वियोगी हरि को, ठीक है, बजरंग माधुरी सार लिखने का संपादन किससे प्रेरणा प्राप्त किए थे? पंडित राधाचरण गोस्वामी से। आंसर ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 है आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित किया गया था? ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया था। कब बदला गया था ये भी हम बताएंगे। किसका पुस्तक था? तो आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना। बी है हिंदी साहित्य का विकास, सी है हिंदी साहित्य का चित्तवृत्ति का विकास, डी है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो इसका प्रकाशन आपको पहले भी बताए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आंसर होना चाहिए 22 का हिंदी साहित्य का विकास, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इसका नाम जो था ना, कभी पूछेगा क्या नाम था, तो हिंदी शब्द सागर के रूप में ये भूमिका के रूप में लिखी गई थी, प्रकाशित हुआ था पहले, लेकिन बाद में फिर हिंदी साहित्य का विकास के रूप में छपी थी पुस्तक। तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। कब?
1929 ईस्वी में। ठीक है, यह नागरिक प्रचारित सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में इस भूमिका को हिंदी साहित्य के नाम दिया गया था। ठीक है, भूमिका को, ये नहीं कि पुस्तक को, भूमिका के बारे में यहाँ चर्चा किया। 1929 में लिखा गया था। यह विधेयवादी पद्धति पर लिखी गई पुस्तक है, ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ देगा किस पद्धति पर लिखी गई है, तो आप लगाएंगे विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया था। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करते हुए पूर्व पाठिका के रूप में वर्णित किया गया है और संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन किया गया कि पारवर्ती इतिहास ग्रंथों में इसका मतलब प्रयोग नहीं किया गया था। 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1929? आंसर 1929 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। 24 हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सुव्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा द्वारा। बी है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सी है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरियोध्य के द्वारा। डी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप दे लेते हैं कमेंट बॉक्स में तो आपके लिए फायदा होगा, न कि मेरे लिए। यहाँ पे मैं बता दूं, हिंदी साहित्य के इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, यह पुस्तक बहुत ही व्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, सर्वाधिक ध्यान रखेंगे, लोकप्रिय भी है। 25 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर पूर्ण पाठिका के रूप में प्रस्तुत करना। बी है प्रवृत्ति विशेष के रूप में अनुरूप नामांकन का प्रयास करना। सी है आदि काल को वीर गाथा काल नाम देना। डी है ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? आंसर हो जाएगा अपभ्रंश साहित्य का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन ये, अलग मान करके पूर्ण पाठिका के रूप में प्रस्तुत करना। 26 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? भट्ट केदार नरपति नाल से की रचनाएं। बी है सिद्ध और योगी की रचनाएं। सी है जगनिक और चंद्रवर दाई की रचनाएं। डी है विद्यापति और खुसरो की रचनाएं। आंसर है 26 सिद्धों और योगियों की रचनाएं जो है से वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती है, नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। 27 है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक, या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। सी है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा लिखी गई थी। या डी है हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो पूछ रहा है कि कौन सा अधूरा है, अधूरा के बारे में पूछ रहा है। तो आलोचनात्मक इतिहास जो है वह अधूरा लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखा गया था यह पुस्तक। तो यह तत्काल जो है रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य, तो आंसर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तक, यह अधूरा है जो आधुनिक युग में पूरा किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी को, राम नरेश त्रिपाठी को, वियोगी हरि, बाबू श्याम सुंदर दास को। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी को यह होगा। ठीक है, आंसर 29 है हिंदी साहित्य इतिहास के रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गंगा प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, यह आपसे पूछ रहा है। तो 29 का आंसर डायरेक्ट होगा गंगा प्रसाद सिंह हैं। 30 है किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा है? हिंदी का संक्षिप्त इतिहास राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। बी है
आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल द्वारा। सी है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। डी है हिंदी साहित्य का साहित्यिक इतिहास माता प्रसाद गुप्त द्वारा। डी है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त द्वारा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, संपत्ति का बीजक किसे माना गया है आधुनिक साहित्य का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हिंदी साहित्य का जो माता प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखी गई है। 31 है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य विकास के साथ संवेदना का विकास को रेखांकित किया है? दो रामस्वरूप चतुर्वेदी, वासुदेव सिंह, राहुल सकृत्याय, गणपति चंद्र गुप्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन 31 का, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। 32 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम किसने किया है? ग्रासा दत्त त्रासी, डॉक्टर गिरियसन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। आंसर रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम, ठीक है, इतिहास काल को प्रयास किया था, सर्वप्रथम प्रयास। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो डॉक्टर गिरियसन महोदय ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 है, डॉक्टर गिरियसन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम नाम कौन सा दिया था? प्रथम जो आदिकाल को गिरियसन महोदय देते हैं, ये सबने पढ़ा कि गिरियसन महोदय प्रथम जो था वह चारण काल कह करके संबोधित किए थे, और चारण काल का समय 700 से 1300 ईस्वी माने हैं। कितना? 1300 ईस्वी तक इन्होंने माने थे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ईस्वी सन में, यार यह ईस्वी सन जो था, इसके बाद जो था जयसिंह का, ठीक है, प्रेम कविता मानते हैं, फिर मुगल दरबार मानते हैं, फिर रीति काव्य का परंपरा मानते हैं, फिर 18वीं शताब्दी मानते हैं, फिर महारानी विक्टोरिया का शासनकाल। इस तरह से टोटल लगभग 12 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया था डॉक्टर गिरियसन महोदय ने। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। 34, जॉर्ज गिरियसन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 6वीं सदी से, 7वीं सदी से, 8वीं सदी से या 9वीं सदी से? तो 8वीं सदी से, ठीक है, 8वीं सदी से, क्योंकि 700 से 1300 ईस्वी हो जाता है, तो 700 और 1300 के बीच में यह 8वीं सदी पकड़ेगा। 35 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अध्ययन के काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है। 6ठे अध्याय, 8वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 12वें अध्याय में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। केवल आप तो जान रहे थे मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, पर यहाँ पे किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा देता है, जटिल, देखिए यहीं पर घुमा देता है। तो किस अध्याय में है? 35 का 12वें अध्याय में जिक्र किया गया है। आप इसे किसी भी हाल में भूलेंगे नहीं। 36 है, हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया गया। किसके द्वारा प्रारंभिक काल नाम दिया गया था? मिश्र बंधु द्वारा, गिरियसन के द्वारा, ग्रासा दत्त त्रासी के द्वारा या शिवसी सिंगर के द्वारा? किसके द्वारा प्रारंभिक काल दिया गया था? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यह मिश्र बंधु के द्वारा दिया गया था। कितना से कितना ईस्वी? 700 से लगभग 1343 ईस्वी तक मानी गई थी। यह विक्रम संवत में है, ध्यान रखेंगे। यदि ईस्वी सन में रहेगा तो आप 57 को माइनस कर देंगे। और इसी को 2 भागों में इन्होंने बांटा था। एक को नाम दिया था उत्तर प्रारंभिक काल, ठीक है, और एक को नाम रखा था पूर्व प्रारंभिक काल, और दूसरा का उत्तर प्रारंभिक काल नाम दिए थे, जो कि 700 से 1300 और 1300 से ऐसे करके मिश्र बंधु द्वारा दिया गया यह नामांकन था। उसी प्रकार है 37, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख किसमें है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे हल्का में नहीं लीजिएगा। अज्ञात काल के बारे में पूछ रहा है। चंद्र के पूर्व हिंदी का विवरण, मतलब उन कवियों का विवरण जिनकी निश्चित समय ज्ञात है। सी है रीतिकालीन कवियों का विवरण। डी है पूर्ण रचनाओं का विवरण जिनके रचनाओं का पता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि आप इसे दे लेते हैं तो अच्छी बात है। तो किसके पूर्व मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन के अंदर अज्ञात काल का उल्लेख किया है, इसीलिए बार बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें उन कवियों का विवरण निश्चित नहीं है, ठीक है, समय ज्ञात नहीं है। पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियाँ? 2, 3,
4, 5। तो पूछ रहा है कितने पद्धति में बांटा गया है हिंदी काल खंडों को, हिंदी साहित्य को। तो आपको ध्यान होना चाहिए 4 काल खंडों में रखा गया है, इसलिए भूलेंगे नहीं। कौन कौन सा 4 काल खंड हो जाएगा? तो पहले आदिकाल, ठीक है, ये दोहरा नामकरण करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कह करके भी संबोधित किए थे, और यह 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानते हैं। इसी के बाद, ठीक है, पूर्व मध्य काल को इन्होंने क्या कहा था? भक्ति काल कहते हैं, और भक्ति काल के समय सीमा 1375 से लगभग 1700 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहते हैं, और रीतिकाल को इन्होंने 1700 से 1900 नाम देते हैं। उसके बाद आधुनिक काल को गद काल कह करके संबोधित करते हैं। इसकी समय सीमा संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक मानते हैं। ध्यान रखेंगे, इस बात को आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। सबसे पहला प्रमुख बात यह है कि हमने बोला था कि आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम कह करके संबोधित किए थे। तो कभी भी पूछेगा कि आदि काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर होना चाहिए। 39 है, FI यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? 4, 5, 6, 7। किस पुस्तक में? FI कई पुस्तक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह 4 भागों में विभक्त किया गया था। 40 है, निम्नलिखित में से हिंदी को शेष अवस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत इस साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया गया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? योगी हरि के द्वारा, श्याम सुंदर के दास के द्वारा, एडविन ग्रिफ्स के द्वारा, FE के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो FE के द्वारा दिया गया था। 41 है, किस साहित्यकार ने जनता को चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सकृत्याय। 41 का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किए थे? इससे पहले बताए थे, यह हो जाएगा 4 कालखंड में। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, और पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहते हैं। उसके बाद फिर उत्तर मध्य काल को रीति काल कह करके संबोधित करते हैं, और आधुनिक काल को गद काल कह करके संबोधित किए थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और किस यथि में दिए थे? तो संवत में इन्होंने नाम दिए थे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। 43 है, वीर गाथा काल नाम के प्रसिद्ध सर्व प्रमुख आपत्तियां क्या है? जिनका के आधार पर यह नामांकन किया गया है वो धार्मिकता का प्राधान्य है। B, इसमें श्रृंगार रस भी है। C है, इनमें से कुछ अपर्याप्त और कुछ पारवर्ती काल की रचनाएं पाई गई है। D है, इनमें से हठ योगी की प्रधानता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 43 में कहता है कि वीर गाथा काल का नाम जो प्रसिद्ध है वो सर्व प्रमुख आपत्तियां के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। त्रुटि क्या है ये आपसे जानना चाह रहा है कवि, ठीक है, यह क्वेश्चन। तो 43 का आंसर हो जाएगा यह अपर्याप्त और पूर्ववर्ती कालों का इसमें रचनाएं हैं। 44, हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? बहुत अच्छा, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल या आदिकाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपका आंसर होना चाहिए आदिकाल। आदिकाल का ही तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए यह नहीं होगा। सिद्ध सामंत काल भी नहीं होगा, और चारण काल में इसमें बहुत सारे गणपति चंद्र गुप्त भी चारण काल कहते हैं। तो इस दृष्टि से यह क्या है? यह त्रुटिपूर्ण है, कभी कभी भ्रम भी पैदा कर देती है चारण काल। 45 है, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य का प्रकाश डाला गया है? 950 वर्षों का, 1000 वर्षों का, 1500 वर्षों का, 200 वर्षों का। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आंसर होना चाहिए यह 950 वर्षों तक दिया गया है। लगभग 1940 से लेकर के 41, ठीक है, तक यह जो है से सीमा दिया गया है, और 950 वर्षों तक इसमें प्रकाश डाला गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
हिंदी साहित्य के इतिहास जो प्रारंभिक सीमा था, यह बहुत अच्छा ग्रंथ लिखी गई है और कृतियों पर प्रकाश डाला गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो किताब निकाली गई थी, तो कब निकाली गई थी इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी गई थी और इसकी भूमिका के रूप में पहले यह नागरिक प्रचारित सभा के द्वारा लिखी गई थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। इसको नाम बदल करके फिर बाद में हिंदी साहित्य का विकास रखा गया था और विधेयवादी पद्धति पर लिखी गई पुस्तक है। 46 निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? डॉक्टर गिरियसन, राम कुमार वर्मा, रामाशंकर शुक्ल, रसाल, FIK। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर से सुनिए कि साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो गिरियसन महोदय ने या राम कुमार वर्मा ने, किसने नहीं किया है? ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर। तो रामाशंकर शुक्ल जो है जो रसाल के नाम से हैं, इन्होंने चारण काल, बाकी गिरियसन भी चारण काल कहते हैं, राम कुमार वर्मा भी चारण काल कहते हैं और FI भी कहीं कहीं आपको दिखाई देगा। 47 हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामाशंकर शुक्ल, रसाल या पंडित राहुल सकृत्यायन? आंसर हो जाएगा पंडित राहुल सकृत्यायन ने इन्होंने सिद्ध सामंत काल कह करके संबोधित किए थे। किसको? आदिकाल को। तो आदिकाल को इन्होंने कह तो देते हैं, लेकिन कितना से कितना ईस्वी तक मानते हैं ये भी आपको बताना होगा। यदि बता देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आपके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बार समय सीमा भी पूछ देती है। तो देखिए, सिद्ध सामंत काल कहने का अर्थ राहुल सकृत्यायन मानते हैं। तो इन्होंने 2 भागों में बांटे थे। प्रारंभिक काल कहते हैं, प्रारंभिक काल को संधि काल और चारण काल कह देते हैं। 750 से, ठीक है, 700 से 1000 ईस्वी विक्रम संवत तक, ठीक, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड भाग को चारण काल कहते हैं और चारण काल कब से? 1000 ईस्वी से लेकर के 1375 विक्रम संवत में है सब, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड को नाम क्या देते हैं? भक्ति काल कह देते हैं और भक्ति काल का समय सीमा 1375 से मानते हैं से 1700 ईस्वी तक मानते हैं। इसी के अंतर्गत फिर एक आता थर्ड में रीतिकाल। रीतिकाल को जो नाम देते हैं इनके अनुसार यह 1700 से 1900 ईस्वी मानते हैं। और लास्ट में आधुनिक काल जो 1900 से अब तक मानते हैं। यह किनके द्वारा? तो राहुल सकृत्यायन द्वारा। 48 है, आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नंद दुलारी वाजपेयी को, राम कुमार वर्मा जी को या अयोध्या से उपाध्याय हरियोध्य के नाम से जाने जाते हैं उनको? आंसर हो जाएगा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे पहले नाम आता है कि इन्होंने आदिकाल को विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय जाता है। 49 है, आदिकाल की समय सीमा अवधि क्या है? 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक या 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आप आंसर दे लेंगे 49 का। तो हमने इससे पहले भी बताया था कि आदिकाल को 1050 विक्रम संवत से कितना ईस्वी तक मानते हैं? 1375 विक्रम संवत तक मानते हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो 1050 जो है ये कहाँ पे जाएगा? तो 11वीं शताब्दी से लेकर के, ठीक है, 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जाएगा। तो आपको यह दिमाग होना चाहिए। 1050 के बाद यह 11, 10 से 50 के बाद आ जाएगा तो 11 हो जाता है। जैसे 1.05 लिखते हैं ना, तो ये सीधे 5 जो है से 1 में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप कभी कभी देखेंगे 1.1 लिखा हुआ रहेगा, तो ये भी मान्य सर्वमान्य है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है। 50 हिंदी साहित्य का आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, वासुदेव ने, वियोगी हरि ने, राहुल सकृत्यायन। तो आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने अभ्रंश काल कह करके संबोधित किए थे। आपको यह ध्यान होना चाहिए। सभी परीक्षाओं TGT, PGT, नेट, JRF के लिए भी यह सर्वमान्य क्वेश्चन है। आप चिंता नहीं कीजिए, मन से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मैं दे दिया हूँ। 51 है,
आदिकाल को बीजवापन काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, लक्ष्मी सागर बिश्नोई, राम कुमार वर्मा। यदि आदिकाल का नामांकन नहीं पढ़े हैं तो जाकर के क्लास कर सकते हैं। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीजवापन काल नाम दिया गया था, क्योंकि महावीर जी बीज से पैदा हुए थे। ऐसे ट्रिक आप लगा लेंगे। 52 है, हिंदी कालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, करुण रस, वीर रस या हास्य रस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदिकाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे वीर रस की प्रधानता पाई गई है। 53 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे तृतीय प्रकरण का जिक्र किया गया है, ठीक है, भाग वगैरह नहीं दिया। भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीर गाथा काव्य का, आधुनिक काव्य का। तो 53 का आंसर हो जाएगा वीर गाथा काव्य का यहाँ पे जिक्र किया गया है। 54 पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती है। बी है, आदिकाल और हिंदी उलटवासी शैली के कारण ध्रुव है। सी है, पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है। डी है, अभ्रंश भाषा हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी स्वरूप स्पष्ट हो जाती है। क्वेश्चन फिर से पुनः पढ़ लें कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य प्रारंभ माना है। क्यों माना है? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है क्यों माना है। कुछ तो रीजन होगा कि ऐसे ही मान गया है। कोई भी व्यक्ति मानने से पीछे उसका तर्क करता है। तो 54 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, अभ्रंश हिंदी भक्ति काव्य का आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गया था। बिल्कुल, सबसे पहले अभ्रंश की बोलचाल थी, वह फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदी में परिवर्तन होते चला गया। अभ्रंश का नाम होता है बिगड़ा हुआ भाषा। 55 है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद क्या? दोहा, छप, बेरवे, सवैया। तो सबसे प्राचीन छंद जो है वह दोहा को माना गया है। छंद दे देगा तो आप गलत फहमी में नहीं लगा लेंगे आंसर। 56 आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आदिकालीन साहित्य शुद्ध अभ्रंश में है। बी है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है। सी है, आदिकालीन साहित्य अभ्यास भाष हिंदी में है। डी, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृतिक में है। तो 56 का आंसर सीधा आदिकालीन साहित्य अभ्रंश भाष्य हिंदी में लिखी गई है, ऑप्शन ए। 57 अभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माने? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो है यह 1050 से मानते हैं, ठीक है, अर्थात 11वीं से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं आदिकाल का समय सीमा। तो यहाँ पे चंद्रधर शर्मा का जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, इन्होंने ही मानते हैं 7वीं से 8वीं शताब्दी। 58 आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका और थोड़ा सा धीरे से पढ़िए ताकि समझ में आपको आ जाएगी। 6, 8, 10, 12 किसके, ठीक है, किसके कृतियों का? तो आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। फिर आगे भी बताएंगे कि कौन किसको प्रमाणिक मानते हैं, कौन अप्रमाणिक मानते हैं। तो 12, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 12 ग्रंथों को इन्होंने प्रमाणिक माना है और आगे भी ये क्वेश्चन बताए थे। 59 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथ का मूल स्वरूप सुरक्षित नहीं है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। बी है, खुमान रासो, हमीर रासो। सी है, विशलदेव रासो, विजयपाल रासो। डी है, जयचंद्र प्रकाश कृति लता। तो 59 में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल को जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथ का मूल रूप सुरक्षित नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है आपसे। तो 59 का आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो को माने हैं। 60 आदिकालीन कृतियों जो नोटिस मात्र है, कृति लता, पदावली,
जय मयंक, जय चंद्रिका, कृति पताका, शी है कृति लता, खुमान रासो, पृथ्वी राज रासो, अपरमाल। नोटिस क्या तो बहुत छोटा होता है, आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर नोटिस लिखी जाती है तो संक्षेप में बहुत कुछ गागर में सागर भरी जाती है। तो जय मयंक, जय चंद्रिका, कृति पताका जो है यह आंसर हो जाएगा। 61 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को कहा गया वीर गाथा काव्य, रासो काव्य, अभ्रंश काव्य, भक्ति काव्य। क्या कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 61 अभ्रंश काव्य कह करके संबोधित किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, द्वितीय प्रकरण को। 62 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहराए नामकरण की प्रवृत्ति किसने प्रारंभ किया? ग्रासा दत्त राशि, मतलब दोहरा नामकरण के ग्रियसन, शिवसी सिंगर, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किए हैं। कौन कौन सा? तो आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? तो वीर काल कह करके नाम संबोधित किए थे 1050 से 1375 ईस्वी तक। उसके बाद इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कह देते हैं। उसी बाद पूर्व मध्यकाल के बाद उत्तर मतलब बाद में होता है, ठीक है, तो इन्होंने भक्ति काल के बाद रीति काल कहते हैं, और लास्ट में फिर आधुनिक काल को इन्होंने गद काल कह करके संबोधित करते हैं। यह बात आपको भूलना नहीं है। और 19वीं विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक ये मानते हैं। 63 है, आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचनाएं, धार्मिक साहित्य की रचनाएं, प्राचीन खड़ी बोली की प्रयोग, डी है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो 63 का आंसर यदि जानते हैं तो दे सकते हैं। यह प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें? आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। 64 है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव पाया गया? अभाव के बारे में पूछ रहा है। भक्ति काव्य का, श्रृंगार काव्य का, प्राकृतिक चित्रण का, राष्ट्रीय चेतना का। तो देखिए आदिकालीन में जितने भी कवि लोग रहते थे, ठीक है, लेखककार रहते थे, वो राजा के केवल प्रोत्साहन करते थे। वो राष्ट्र हित के बारे में नहीं बताते थे, केवल अपने हित के बारे में सोचते थे, और वहाँ से मुद्रा लेने, सोने की मुद्रा लेने की कोशिश करते थे, और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना चाहते थे। तो राष्ट्रीय चेतना की बहुत बड़ी कमी पाई गई। शायद राष्ट्रीय चेतना की कमी न होती तो भारत कभी मुगलों का हाथ में नहीं जाता और न कभी गुलाम होता। वहीं से बहुत सारे चीज़ों का परिवर्तन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता। 65 है, इनमें से हिंदी साहित्य के इतिहास किसने नहीं लिखा है? नागेंद्र, लक्ष्मी सागर बिश्नोई, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। हो जाएगा। बात करते हैं क्यों होगा सो भी समझिए। यहाँ पे पूछा हिंदी साहित्य के इतिहास किसने नहीं के बारे में चर्चा किया, तो यहीं से आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र जी थे, ये संपादन किए थे। क्या किए थे? संपादन किए थे, इसीलिए नहीं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है। 66 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभाव कब से माना जाता है? प्राकृतिक से, संस्कृत से, प्रकृति के अंतिम अभ्रंश व्यवस्था से, डी है पाली से। आंसर प्राकृतिक के अंतिम अभ्रंश व्यवस्था से मानी जाती है। प्राकृतिक के बाद देखिए अभ्रंश के बाद फिर खड़ी बोली जगह ले ली थी। धीरे धीरे फिर उसके बाद आधुनिक युग में खड़ी बोली और बढ़ता चला गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि छटता चला गया, कुछ मिक्स हुआ, फिर उर्दू फारसी, अंत में आज खड़ी बोली भी हम लोग नहीं प्रयोग करते रहे, हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ उर्दू के शब्द हम सभी लोग प्रयोग करते जरूर हैं। 66 है, अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामसी, सोमप्रभा सूरी। आंसर स्वयंभू जी हैं। स्वयंभू अभ्रंश का महाकवि माने जाते हैं, और प्रथम महाकवि मानने वाले स्वयंभू कौन है? तो रामकुमार वर्मा जो हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रामकुमार वर्मा जो हैं, इनके द्वारा प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को ही माना गया और सर्वमान्य है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 68 है, आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को संपादित शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदि काल में स्वीकार कर लिया है?
सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, जैन साहित्य का, ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 68 का घुमा सकता है। फिर से पुनः पढ़ने का प्रयास करें क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल में स्वीकार कर लिया है? तो ये सभी हो जाएगा। देखिए, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये चारों साहित्य को हम सभी लोग आदिकाल में पढ़ते जरूर हैं। 69 है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्ध प्राप्त करने वाले साहित्य। बी है सिद्ध प्राप्त कवियों का साहित्य। सी है सिद्ध धाम का सिद्धांत का साहित्य। डी है वज्रयान परंपरा का विरुद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य। क्या नहीं है ये पूछ रहा है, मतलब सिद्ध साहित्य का तात्पर्य क्या है, इसका परिभाषा आपसे जानना चाह रहा है एग्जामिनर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे लेते हैं तो भी अच्छी है। तो वज्रयान की परंपरा जो विरुद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य है। 17 है, आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। देखिए, आदिकालीन काव्य धारा में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा सिख साहित्य। सिद्ध साहित्य तो पढ़े हैं, जैन साहित्य भी पढ़े हैं और नाथ साहित्य पढ़े, पर यह जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल क्या है, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ, आपको ध्यान रखना है। 71, संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अंतस्थ साधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाले प्रतीक भाषा। बी, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृतिक भाषा। सी, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा। डी है तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृतिक भाषा। संध्या भाषा का अर्थ आपसे पूछ दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखे में छोटा लगे घाव करे गंभीर, उसी प्रकार यह जो क्वेश्चन है देखने में छोटा लग रही है, पर यह क्वेश्चन का आंसर सीधा हो जाएगा अंत साधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाले प्रतीक भाषा है। 72, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सिद्ध साहित्य दोहा या चर्या पदों में है। बी है सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सी है सरहप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। डी है हिंदी साहित्य में सहज साधना का प्रदान किया गया है। क्या है? तो सिद्ध साहित्य की भाषा संधा है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना ही होगा। यदि आप नहीं ध्यान रखते हैं तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और पिंगल नहीं, यह कथन बिल्कुल भी असत्य है। तो यहाँ पे बी जो है इसके जगह पर आपको क्या लिखना होगा कि सिद्धों की भाषा संधा था। सिद्धों की भाषा क्या थे? पिंगल यहाँ काट देंगे, संधा लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिद्धों साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। 73, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सबरप्पा, लुइपा, सरप्पा, लुइपा। 84 सिद्ध हुए थे। सबसे ऊपर स्थान किसको मिला था? आंसर सरहप्पा को मिला था सबसे ऊपर, इसलिए आप सभी लोग इस बात को भूलेंगे नहीं। राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को, पुसैया पूर्ण को, स्वयंभू को या देवसेन को? तो प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा को माने हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। 75, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? देवसेन, सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदत्त। तो कवियों ने सरहप्पा को सर्वमान्य माने हैं। 76 है, शालिभद्र सूरीकृत भारतेश्वर बहुराज को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना? राहुल सकृत्यायन, मिश्र बंधु, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन पूछिए, शालिभद्र सूरी को भारतेश्वर बहुराज को हिंदी का प्रथम रचना किसके द्वारा माना गया है? तो आंसर हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा मानी गई है। 77 है, हिंदी का प्रथम रचना सर्वकाचार के रचिता हैं शबरप्पा, चरपटनाथ, अर्धवज या देवसेन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम कवि के रूप में किसे कौन जाना जाता है। तो एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करें और हम इसे विस्तार से बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप भी इस पर ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात होगा कि कौन किसको मानते हैं प्रथम कवि और कौन नहीं मानते, क्योंकि बहुत बार यह पूछता है। ठीक है, तो प्रथम कवि जो हैं से देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं
यह मुंज कवि को मानते हैं। किसको मानते हैं? मुंज कवि को, या भोज कवि ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ये मुंज कवि को ये भी मानते हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं है। उसके बाद आते हैं शिव सिंह, ठीक है, शिव सिंह सेंगर, ये एक कवि थे, ठीक है। इनके द्वारा पुष्प या पुंड को मानते हैं, इस बात को भूलना नहीं है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये किनको मानते हैं? तो अब्दुल रहमान को प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। उसके बाद बच्चन सिंह जो हैं विद्यापति को मानते हैं। यह भी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूलने से आपको आगे चल करके दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद प्रथम कवि राहुल सकृत्यायन, पहले भी हमने बताया था कि राहुल सकृत्यायन सरहप्पा को मानते हैं। किसको मानते हैं? सरहप्पा को। सरहप्पा का 3 नाम से जाने जाते हैं। सरपाद के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सरपाद के रूप में जानते हैं। इसका दूसरा नाम है राहुल भद्र के रूप में जानते हैं। थर्ड है सरोज वर्ज के रूप में हम इसे जानते हैं। किनको? तो सरहप्पा को। सरहप्पा 3-4 नामों से ये विख्यात है। पर राम कुमार वर्मा जो हैं वे स्वयंभू को मानते हैं। किनको मानते हैं? राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। तो स्वयंभू कभी कभी पूछ देगा कि स्वयंभू के द्वारा कौन से लेखककार या राम कुमार वर्मा किनको प्रथम कवि मानते, तब स्वयंभू लगाएंगे। लेकिन सर्वमान्य जो है वह राहुल सकृत्यायन के द्वारा मानी हुई कवि को माना गया। सर्व मतलब सभी कवि इसको मानते हैं कि प्रथम कवि यही हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 78 है पुष्प पुंड का हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इससे पहले भी बताया था, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने, राहुल सकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। पुष्प कहाँ चढ़ता है? तो शिव पर चढ़ता है, तो शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। यह ट्रिक आप याद रखेंगे। 79 है देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है चर्यापद, दब साहेब प्रयास, दोहा कोश, बोध गायन ओ दोहा। तो देवसेन का एक अन्य ग्रंथ कौन सा है, ये आपसे जानना चाहता है। 79 का बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। ये हो जाएगा दब साहेब का प्रयास जो है, इसका सटीक नाम जो है हिंदी में से द्रव्य स्वभाव का प्रकाश भी जाना जाता है। यह भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूलेंगे तो फिर आप ही का दिक्कत होगी। 80 है चर्यापद के रचयिता कौन है? सरहप्पा, तिलोप्पा, शबरप्पा, शांतिपा। तो चर्यापद की रचयिता कौन है ये आपसे जानना चाह रहा है, तो यह शबरप्पा जी हैं। देखिए थोड़ा सा नाम में अंतर है। देखिए यहाँ पे क्या है, सरहप्पा है और शबरप्पा है, तो दोनों चीज़ को आपको ख्याल रखना है। 81 है अद्भुत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, अगुण संप्रदाय को, सगुण संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को। अवधूत मत के रूप में कौन सा संप्रदाय जानी जाती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो नाथ संप्रदाय। अद्भुत मतलब भूत समझ लीजिए इसको। अद्भुत का आप लिख लीजिए भूत के नाम से कौन जाना जाता है, तो नाथ संप्रदाय। नाथ जो होता है जो शिव को पूजा करते हैं, ठीक है, शिव शंकर, वो सब क्या करते हैं? नाथ संप्रदाय। 82 है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? बहुत अच्छा यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ। यह सिद्धांत किसने दिया था? गोरखनाथ ने, मच्छेंद्र नाथ ने, चौरंगी नाथ ने, चरपट नाथ ने, ठीक है। तो मच्छेंद्र नाथ को मत्स्य नाथ भी जाना जाता है। इस दो नाम इनका है, तो इनको आप सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गोरखनाथ जो है इन्हीं के नाम से यह सिद्धांत दिया गया था। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह सिद्धांत गोरखनाथ ने दिए थे। 83 है गोरखनाथ के गुरु थे जलंधर नाथ, मच्छेंद्र नाथ, चौरंगी नाथ, चरपट नाथ। तो आपने गुरु का ये हमने पहले भी बताया था, क्लास लिया था गुरु और शिष्य के बारे में। यदि आप नहीं किए हैं तो जा करके क्लास कर सकते हैं, वहाँ हमने विस्तार से सभी गुरु और शिष्य के बारे में बताया, लगभग 50 क्वेश्चन दिया हूँ। तो आंसर हो जाएगा 83 का मतेश नाथ, जो मच्छेंद्र नाथ के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका 2 नाम हमने पहले भी बताया था, याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। इनका नाम था मतेंद्र नाथ नाम करके भी थे। 84 गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सकृत्यायन,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो गोरखनाथ को पृथ्वी के समय बताने वाले विद्वान कौन हैं? आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 85 है, वरकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से, राष्ट्र साहित्य से, लोक साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। तो वरकरी संप्रदाय का संबंध किससे है ये आपसे जानना चाहता है। 85 का आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य से है। 84 है, सॉरी 86 है, 84 सिद्धों में क्या है? तो 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है या किसे माना जाता है? सरहप्पा को, लुइपा को, डुइपा को, शबरपा को। तो 84 सिद्धों में जो है ना, लुइपा को जो है से सर्वोपरि मतलब सर्वमान्य और सबसे बड़ा माना जाता है, यह ध्यान रखेंगे। 87 है, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या नाम दिया था? तो संधा नाम से कौन सा, किनके कवियों के द्वारा नाम रखा गया है? तो मरुतुंग नाथ आनंद तिलक के द्वारा, बी है नंदी नाथ देवसेना के द्वारा, सी है हरिभद्र सूरी तथा राम सिंह ने, डी है अर्धवर्ज तथा मुंदत सूरी के द्वारा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन 87 ने, पुनः सुन लीजिए कि सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया था? तो अर्धवज और मुंदत सूरी के द्वारा यह नाम रखी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह सिद्धों की भाषा को संधा भी बोला गया है। यह बात यहीं से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। 88 है, अभिमान मेरु किसे कहा गया है? सरहप्पा को, देवसेन को, मरुतुंग को, स्वयंभू को। अभिमान मेरु होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टैपिंग है तो आप देख लीजिएगा। तो कौन सा व्यक्ति जाने जाते हैं अभिमान मेरु के रूप में? आपको यह क्वेश्चन जरूर देना चाहिए और बहुत ही सटीकता से देनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो मेरुतुंग को जाना जाता है अभिमान मेरु के रूप में। 89 है, प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन, हेमचंद्र, धनपाल, पुष्पदेव। तो प्रथम जैन कवि के बारे में पूछा है, ठीक है। तो प्रथम जैन कवि कौन है? ये जो है प्रथम जैन कवि के रूप में जाने जाते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? धनपाल, मेरुतुंग, रोड़ा कवि, राम सिंह। आंसर है मेरुतुंग है। 81 है, कुमारपाल प्रतिरोध के रचयिता हैं देवसेन, धनपाल, सोमप्रभा सूरी, उद्योग सूरी। तो कुमारपाल प्रतिरोध के रचयिता कौन है? तो सोमप्रभा सूरी है। यह बात आप भूलेंगे नहीं। 92 है, अपभ्रंश में दोहा काव्य के प्रारंभ माना जाता है। जुई दुई कृत परमात्मा प्रकाश तथा योग सार से, बी है राम सी कृत पाकुड़ दोहा से, सी है सरहप्पा कृत दोहा को से, डी है ढोला मारू दोहा से। पूछ रहा है अपभ्रंश दोहा काव्य का आरंभ कब से माना जाता है, कब से शुरुआत मानी जाती है? तो जुई दुई कृत, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, परमात्मा प्रकाश तथा योग सार से। 93 है, रेवंत गिरि राशि की रचयिता कौन? उदंत सूरी, जिंदत सूरी, सोमप्रभा सूरी, विजयसेन सूरी। रेवंत गिरि के रास की रचयिता कौन है? 93 का विजयसेन सूरी है। यह बात आप भूलेंगे नहीं। 94, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट सुव्यवस्थित विवेचना किसने किया था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपभ्रंश के बारे में चर्चा करा और व्याकरणिक रूप से स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचना किन के द्वारा किया गया था? हेमचंद्र, दामोदर पंडित, स्वयंभू और पुष्पदा। किसके? अपभ्रंश के भाषिक रूप को, ठीक है, एकी दुगी भाषा को नहीं। तो हेमचंद्र के नाम आपने सुना होगा कि हेमचंद्र का व्याकरण भी निकला हुआ है। 95 है, सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन की रचनाकार हैं। देवसेन है, हेमचंद्र हैं, दामोदर कवि है, मधुकर कवि हैं। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन की रचनाकार, शब्द अनुशासन रचनाकार के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। तो इनका शब्द किनके द्वारा लिखी गई थी? हेमचंद्र कृत है। 96 है, आशुक कवि की रचना को? नोमीनाथ, स्थूलभद्र रास, चंद्रबाला रास, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम आदिकाल का क्लास लिए हैं या लेंगे तो उसमें आपको सारा चीज़ और भी विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आशुक कवि के द्वारा चंद्रबाला रास लिखी गई थी। 97, नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। अब्दुल रहमान कृत संदेह रासक में, ईसायत कृत हंसावली में, कुशल लाभ कृत ढोला मारू दोहा में, रोड़ा कवि राउलवेल में। तो पूछ रहे नायिकाओं का नक्सिक का वर्णन किस कवि के द्वारा वर्णन किया गया,
किस रासक में या किस ग्रंथ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रोड़ा कवि के द्वारा रॉलवेल में किया गया है नक्सिक वर्णन। 98 है, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकी दास कृत कुकवी बतीसी में, ज्योतेश्वर कृत वर्ण रत्नाकर ने अब्दुल रहमान की संध्या रासक में, कुशल लाभ कृत ढोला मारो कृत में। तो देखिए डिंगल और पिंगल दो भाषा है। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पे डिंगल पिंगल का बहुत सारे मतलब गाना, बहुत सारे कविता भी मिलेगी इसमें। तो डिंगल भाषा में आप ध्यान रखेंगे इसमें अभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा मिलती है। यह राजस्थान में दो भाई हुआ करते थे, वहाँ ईदों का वर्णन किया गया है डिंगल पिंगल में। और पिंगल जो है यह प्रिय भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है से अभ्रंश और प्लस वज्र भाषा का मिश्रण पाया जाता है। पिंगल जो है प्रिय भाषा है, बहुत ही सुनने में मधुर लगती है। अभ्रंश में थोड़ा कर्कशता शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों शैलियों का छंद की प्रधानता, दोहा, चौपाई, छाप्य और आल्हा आदि चीज़ों का प्रमुखता पाई गई है डिंगल और पिंगल में। यह बात आप भूलेंगे नहीं। और बहुत सारी चीज़ों का यह मुक्तक, दोनों प्रकार की रचनाएं हैं, प्रबंध मुक्तक में है। इसमें वीरों की गाथाओं का भी इसी भाषा में वर्णन किया गया, ईदों का संजीव वर्णन किया गया है इसी भाषा में, और श्रृंगारिक का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक का वर्णन आलम्बन किया गया है। ये आदिकाल की विशेषता जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यह बात भूलेंगे नहीं। 99 है, सिद्ध सेन विलासावई कहाँ किस कोटि का काव्य है? कृष्ण काव्य का, वीर काव्य का, प्रेम कथा का या भक्ति काव्य का? क्वेश्चन पूछ रहा है सिद्ध सेन विलासावई कहाँ किस कोटि का काव्य है? 99 का आंसर हो जाएगा यह प्रेम कथा काव्य है। देखिए प्रेम कथा में प्रेम चीज़ों मतलब राधा और कृष्ण का जैसे चीज़ों का वर्णन जो प्रेम किए हैं भगवान श्री कृष्ण, उसका प्रेम काव्य का वर्णन। कृष्ण काव्य में तो ऐसा है नहीं। वीर काव्य में वीरता के बारे में चर्चा किया जाता है, क्योंकि वीरता के बारे में चर्चा ही करना वीर काव्य कहलाता है। 100 है, रोमांटिक महाकाव्य है धनपाल कृत भविष्यत कथा, रोड़ा कृत राउलवेल, अब्दुल रहमान के संदेह रासक, दामोदर कृत उक्ति प्रकरण। बहुत अच्छा, रोमांटिक महाकाव्य। क्या पूछ दिया? रोमांटिक। देखिए महाकाव्य तो लिखा गया पर एक रोमांटिक होता है, तो यह किसके द्वारा कौन सा कृत है? तो बहुत अच्छा आप दे लेते हैं तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगा। तो धनपाल कृत जो है, ठीक है, भविष्यत कथा कभी भी पूछेगा भविष्यत कथा किस प्रकार के महाकाव्य है, तो रोमांटिक महाकाव्य है। आपको भूलना नहीं, भूलेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आंसर ये हो जाएगा धनपाल कृत। इस तरह से हमने टोटल लगभग 100 MCQ बताया हूँ। यदि इसमें कुछ त्रुटि होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करेंगे कि इस नंबर पे यहाँ पे त्रुटि है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।